राहुल एक होनहार मेहनती लड़का। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो सोचता बहुत था। किसी ने उसे कुछ कह दिया तो वो सारा दिन उसके बारे में सोचता और हर्ट होता। प्लान के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले तो लक को कोसता। ये सब उसकी डेली की आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत ने उसे ऐसा बना दिया, ना तो वो किसी काम पर फोकस कर पाता था, ना ही किसी के साथ उसके रिलेशंस अच्छे थे। उसे लगने लगा लाइफ उसके साथ अनफेयर है। वो कुछ इस तरह डिप्रेस्ड हो गया, उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। ऐसे में उसका एक फ्रेंड उसके पास आया और उसे एक मॉन्क के पास ले गया। राहुल मॉन्क के पैरों में गिर गया और बोला, ऊपर वाला मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मॉन्क बिना कुछ कहे अंदर गए और पानी से भरा ग्लास लेकर राहुल को पकड़ने के लिए बोला। 5 मिनट बाद मॉन्क ने राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। राहुल ने जवाब दिया, सब ठीक है। 2 घंटे बाद मॉन्क ने राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मॉन्क ने कहा, कुछ देर और पकड़ो। शाम होने को आ गई। अब तो राहुल का हाथ सुन्न हो गया और ग्लास उसके हाथ से छूट गया और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मॉन्क ने कहा, वही ग्लास, उतना ही पानी। 1 घंटे तक पकड़ने में तुम्हें कुछ नहीं होता। जैसे जैसे तुमने ग्लास को पकड़े रखा वो तुम्हें दर्द देने लगा। ठीक ऐसा ही तो हमारे थॉट्स के साथ होता है। तुम किसी थॉट को जितनी देर तक पकड़े रखोगे वो उतना दर्द देगा। और यही थॉट्स को पकड़े रहना, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग कहलाता है। ओवर थिंकिंग आज के मॉडर्न वर्ल्ड का ऐसा कर्स जो लाइफ में एक अनवेलकम कंपेनियन की तरह रहता है। दिन भर हम तरह तरह के इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स पर असर डालती है। ओवर थिंकिंग का आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। फिर चाहे वो एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन या फिर फोकस ना कर पाने की एबिलिटी। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को लिटरली हेल बना सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान, और जानते हैं उनकी 7 ऐसी टेक्निक्स जो आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरह समाप्त कर देगा। नंबर 1 टेक्निक, शोगनाई, एम्ब्रेस द अनअवॉइडेबल। ऑफिस का एक आम दिन। दिनेश को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी थी। पास के घर में शादी थी और बहुत शोर हो रहा था। दिनेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था। वो गया शादी वाले घर में और बोला, स्पीकर की आवाज़ कम कर दो, और उसकी किसी से बहस हो गई। जैसे तैसे निपट कर वो वापस अपने डेस्क पर आया तो बॉस ने बुला लिया क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हो गया और प्रेजेंटेशन नहीं बन पाया। दिनेश को सबके सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। वही अंकुर ने अपने कान में हेडफोन्स लगाया और अपना काम निपटा लिया, जिसे बॉस ने खूब अप्रिशिएट किया। दोस्तों, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर किसे सक्सेस मिलेगी और कौन ख्वाब देखता रह जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी चॉइस पर। दिनेश ने शोर के डिस्टरबेंस को पर फोकस किया, उसे करेक्ट करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की, लेकिन अंकुर ने वो किया जो उसके कंट्रोल में था और अपने काम पर फोकस बनाए रखा। आपको बहुत से लोग कहते मिलेंगे, यार मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यार टाइम गलत चल रहा है, यार मार्केट डाउन हो गई। बेसिकली वो उन सभी चीज़ों पर ब्लेम करेंगे, उन पर फोकस करेंगे जो उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी नहीं जो वो खुद ठीक कर सकते हैं। दरअसल उन चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जापान की शोगोनाई टेक्निक। शोगोनाई का मतलब है इट इज़ व्हाट इट इज़, यानी जो है सो है। मतलब जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन जैसी है वैसी है, एक्सेप्ट करो। सिचुएशन को कोसो मत। अपनी विल पावर और एनर्जी ये सोचने में लगाओ आप इस टाइम में भी अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। जैसे ट्रैफिक, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेशनशिप को ब्लेम करके अपना फोकस अपने स्किल सेट, पर्सनैलिटी और सोशल नेट पर फोकस होना चाहिए। अब जापान को ही देख लो, जिसने हर डिकेड में कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर सहा है। इसकी वजह है कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन, जो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पर है जो आपस में टकराती रहती है और इसीलिए वहाँ पर भूकंप आता रहता है। लेकिन जापान के लोगों ने कभी इस बात का मलाल नहीं किया, हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिया।
इसका रिजल्ट हम सबके सामने है। आज जापान एक ऐसा डेवलप्ड देश है जिसका लोहा अमेरिका और रूस भी मानते हैं। एक्सेप्टेंस एक पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसे आप कंट्रोल करते हो। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ शोगनाई। शोगनाई की एप्लीकेशन हर एक की लाइफ में अलग है और हर सिचुएशन में अलग है। जैसे कोविड-19 के टाइम साइंटिस्ट के लिए शोगनाई का मतलब था उन्हें हर समय कोविड के खतरों के बीच काम करना है। उन्हें एक्सेप्ट करके ही वैक्सीन बनाने की हिम्मत मिली। लेकिन आम लोगों के लिए शोगनाई का मतलब था वो एक्सेप्ट करें कि उन्हें घर में ही रहना है। यानी एक को दिन रात काम करने को एक्सेप्ट करने को था और दूसरे को काम पर ना जाने की बोरियत को एक्सेप्ट करना था। इसी तरह आपको भी फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ का शोगनाई क्या, ताकि आप एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाओ। दूसरी टेक्निक है शिनरिन योकू, यानी फॉरेस्ट बाथिंग या स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं, जहां कोई मुझे जानता ना हो, ना कोई फ़ोन हो, ना कोई टेक्नोलॉजी, बस मैं हूं और नेचर की शांति में बसा एक सुकून हो। मुझे यकीन है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसी बातें आती है, और ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर आप उस जगह, उस गलियों में जाओगे जहां आपने बचपन गुजारा था, तो आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा। कुछ ऐसा ही नेचर के बीच में भी रहने से होता है। हमारी स्पीसीज़ का इवोल्यूशन भी नेचर के बीच में ही हुआ था, और नेचर हमारे जेनेटिक्स का हिस्सा है। इसलिए जब भी हम नेचर के बीच में जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम कर देता है, जिससे मूड ठीक होता है और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। नेचर के बीच टाइम बिताने को टेक्निक को जापान में शिनरिन योकू कहते हैं। शिनरिन योकू के अकॉर्डिंग हम सभी को महीने में एक बार नेचर के बीच में जाना चाहिए। वहाँ मौजूद चीज़ों को अपने पांचों सेंसेस से कनेक्ट करना चाहिए। आँखों से लैंडस्केप को निहारो, सांसों से नेचर की खुशबू महसूस करो, अपने हाथों से पेड़ों की पत्तियों को अलग अलग फील करो, कानों से खामोशी में नज़ारों को मजा लो। इस टेक्निक से केवल आप ओवर थिंकिंग से ही छुटकारा नहीं पाओगे, बल्कि कंबाइंड फोकस और क्रिएटिव भी होंगे। कई साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि नेचर के बीच में बैठने से लोगों को ज़्यादा बेटर आइडियाज आते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पेड़ों से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल जैसे पाइकोसियानिन और इसेंशियल ऑयल्स ब्रेन में मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। इसलिए नेचर में जाते ही लोगों का मूड अच्छा हो जाता है और वो नेचर की खूबसूरती से कुछ इस तरह कनेक्ट होते हैं कि उनका फोकस प्रेजेंट में रहता है, जिससे ओवर थिंकिंग नहीं होती। आज भले ही कंक्रीट के दीवारों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम इन्हीं जंगलों से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो सुकून वहाँ जाके मिलता है तो वो दुनिया के भागदौड़ में कहीं नहीं मिलता। प्रैक्टिकल यूज, जब भी ओवर थिंकिंग के बादल आपको घेर ले, बस फ़ोन उठाओ, गूगल करो, आपको आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर मिल जाएगी जहाँ आप खुद को नेचर से कनेक्ट करके दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे। तीसरी टेक्निक है नेबुत्सु। नेबुत्सु का लिटरल मीनिंग है टू कॉन्टेम्पलेट, यानी किसी चीज़ को थॉटफुली प्रोसेस करना। बेसिकली इस टेक्निक को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ सेक्रेट फ्रेजेस को दोहराया करते थे। इससे न केवल उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प मिलती थी, बल्कि ब्रेन के कॉग्निटिव स्किल भी डेवलप होते थे, जिसका रिजल्ट उन्हें इंक्रीज्ड फोकस और इनर पीस के रूप में मिलता था। धीरे धीरे इस टेक्निक का इस्तेमाल और भी कई रिलीजन में इम्प्लीमेंट होने लगा। ये टेक्निक हमें हमारे इनर सुप्रीम पावर के साथ जोड़ती है। भले ही आप रिलीजन में विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन एक बात तो साइंस ने प्रूव कर रखी है, हमारे ब्रेन में मौजूद सबकॉन्शियस पावर कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली लाइफ में हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। नेबुत्सु टेक्निक आपको हेल्प करेगी अपने ब्रेन में मौजूद सबकॉन्शियस पावर को टैप करने में, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने में, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पीनेस हासिल कर सको। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज। ओवर थिंकिंग क्या है? आपके थॉट्स का बेलगाम इधर उधर भागना ही ओवर थिंकिंग है। तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप माइंडफुल रह सको।
जब भी आपके थॉट्स भागने की कोशिश करें, आप उनकी लगाम खींच सकते हो। और इन सब चीज़ों के लिए नेबुस्सो से अब बेहतर और क्या हो सकता है। और इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है, इसे अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपको केवल सुबह शाम 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। जौन सा भी टाइम आपने सेट किया है, उस टाइम पर आप एक शांत जगह पर बैठ जाओ। आप चाहे कोई भी धर्म मानते हो, सबसे ज़रूरी है आपका सेक्रेट फ्रेज जिसे आपने चुना है, जिसे आप दोहराना चाहते हो। उस फ्रेज को 10-15 मिनट रिपीट करो। चाहो तो ऑडियो के जरिए सुनो। अगर इस बीच कोई थॉट्स परेशान करता है, तो वापस अपने ध्यान को उस फ्रेज की तरफ ले आओ। बस आपका काम हो गया। ये प्रैक्टिस ना तो ये टेक्निक ना केवल ओवरथिंकिंग बल्कि एडिक्शन, एंगर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को भी दूर करती है और आपको ग्रेटिट्यूड और कामनेस से भर देती है। चौथी टेक्निक है जाजेन, यानी सिटिंग इन मेडिटेशन। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें आप आउटर वर्ल्ड से अपना फोकस इनर वर्ल्ड में शिफ्ट कर दोगे। नेबुत्सो की तरह ही जैजेन भी बुद्धिज्म से लिया गया है। इसका ओरिजिन आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के थ्रू ही हुआ था। जाजेन आपके इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट, हील और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कई लोग अपने पास्ट के ट्रॉमा से इतने जख्मी होते हैं कि उससे बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जाजेन उनके लिए एक सेवियर का काम कर सकता है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे है। सबसे पहले शांति से घर के किसी पीसफुल कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। अपने पोस्चर को अपराइट और स्ट्रेट रखो। ये एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि सेंट्रल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक साथ काम करता है, जिससे आपकी बॉडी आपके सराउंडिंग के ज़्यादा अवेयर फील करती है और आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाते हो। अपराइट पोजीशन में बैठने के बाद पैरों को लोटस पोज यानी कि पद्मासन में कर दो और अपनी आती जाती सांसों पर अपना फोकस फिक्स करो। अगर इस बीच आपके थॉट्स यहाँ वहाँ भागे तो घबराओ मत, बस एक ऑब्जर्वर की तरह उस थॉट को गुजर जाने दो। तो वापस अपनी सांस पर फोकस करने की कोशिश करो। इस तरह आप खुद को अपने थॉट से डिटैच करना सीख जाओगे और आपको एहसास होगा कि आप वो नहीं हो जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बना रहे हैं। आप एक फुलफिल्ड और हैप्पी इंडिविजुअल हो। पांचवी टेक्निक है गामन। जापान के वर्ग का एक आम दिन, जहां पर 2 करोड़ लोग दुनिया के सबसे बिजिएस्ट सबवे में से एक अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतनी भीड़ होती है कि इंडिया में तो लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ जाएं, लेकिन जापान में आपको किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखेगी। सब लोग बड़ी ही पेशेंस से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो कहाँ से आता है जापानी लोगों में इतना डिसिप्लिन और इतना पेशेंस? दरअसल जापान में बचपन से ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रेजिलियंस और टॉलरेंट रहना सिखाया जाता है। इस टेक्निक को गामन कहते हैं। जब हमारे देश में बच्चे जिद करते हैं, उनकी जिद पूरी कर दी जाती है या उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है, पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब बच्चा जिद करता है तो उसके पेरेंट उसे एक कोने में तब तक बैठने के लिए कहते हैं जब तक वो शांत ना हो जाए। इस टेक्निक से बच्चा अपने आप को शांत रहना सीख जाता है। इस टेक्निक को गामन कहते हैं। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जब भी इंसान किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता तो उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते, तो वो लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली सोचने लगता है, जिससे उसका डिसिप्लिन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप गामन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओगे तो आप इमोशंस को कंट्रोल करके थॉट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हो और ख़ुद को ओवरथिंकिंग से बचा सकते हो। वैसे तो गामन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आप अगर इसे डेली लाइफ में रिलीजियसली फॉलो करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। अभी आपको इतना करना है कि आपको अपना हर दिन प्लान करना है। चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको वो सारे काम करने हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको अच्छा ना लगे तो भी। धीरे धीरे आप अपने नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाना सीख जाएंगे। बेसिकली आपको केवल अपने आउटकम पर फोकस करना है। चाहे स्टेप कितने भी मुश्किल हो, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मंजिल पर पहुंचना ही है। छठी टेक्निक है वाबी साबी। जानते हो लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है? डेथ। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा।
अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे भी आएंगे। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। तो जब लाइफ खुद ही इम्परफेक्ट हो तो इंसान ना जाने कौन से परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। साइंस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के असर ने हमें परफेक्शन का कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया, चाहे कपड़े हो या रिश्ते, या कपड़े हो या पर्सनैलिटी, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि ये परफेक्शन की तलाश आपको कहाँ ले जा रही है? ओवर थिंकिंग के दलदल में, जहाँ जो भी हमारे पास है हमें हमेशा कम ही लगता है। जहाँ जो भी हमारे पास है हमें हमेशा कम ही लगता है। दिल मांगे मोर की सोच के साथ बस दौड़ते रहते हैं। वहीं जापान के लोग इन सिचुएशन को एम्ब्रेस कर उससे परफेक्शन निकालते हैं। जहाँ दुनिया इम्परफेक्शन को छुपाने और मिटाने में लगी है, वहीं जापान के लोग इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कर उसे एप्रिशिएट करना सिखाते हैं। इस टेक्निक को वाबी साबी कहते हैं। ये हमारी 7वीं टेक्निक है, वाबी साबी। ये टेक्निक जैन बुद्धिज़्म की टीचिंग से ली गई, जो कहती है कि नेचर खुद ही इम्परफेक्ट है। आप अपने आसपास के पेड़ों को, पक्षियों को देखो तो आपको एहसास होगा कि हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। किसी के पास सुंदर पंखे हैं तो सुरीली आवाज़ नहीं है। कोयल के पास सुंदर आवाज़ है तो सुंदर अपीयरेंस नहीं है। लेकिन वो अपनी कमियों पर दुखी होने की बजाय अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए आपके वजन में कुछ किलोग्राम ऊपर नीचे क्यों ना हो, चाहे आपका रंग, हाइट कुछ भी हो, चाहे आप मैथ एक्सपर्ट हो या आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, आप जो भी हो, जैसे हो, आप जो हो जैसे हो, बेस्ट हो। लोग कहते हैं अपने वीकनेस पर ध्यान दो, उसे ठीक करो। लेकिन ये टेक्निक कहती है कि अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो, उसको इतना पॉलिश करो कि आप अपनी वीकनेस के साथ भी पीसफुली जी सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खुद पर काम नहीं करना, ये मतलब है कि आपको अपने इम्परफेक्शन को अपना एक हिस्सा मानना है और उसके साथ चलना सीखना है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जापानी आर्ट फॉर्म किंटसुगी। ये वाबी साबी की जीती जागती मिसाल है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड को टूटी हुई चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना सिखाया जाता है, वही इस आर्ट फॉर्म में प्रोक्लेम की टूटी हुई डिशेज को सोने चांदी से डेकोरेट करना और दरारों को और उभारा जाता है। ये उभार उनकी इम्परफेक्शन में छुपी हुई खूबसूरती को दिखाते हैं। आप खुद को कुछ ऐसा बनाओ कि आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाए। जब भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके सॉर्ट करते, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, पहला फ्रंटल लोब, दूसरा थैलेमस। थैलेमस 5 सेंसर्स के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट करता है और फ्रंटल लोब अपने प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की मदद से अरेंज करता है। जब ये दोनों सेंटर एक्टिवेट रहते हैं तो अपना माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और इस स्टेट में थॉट्स उन्हें परेशान नहीं करते। दिमाग एकदम काम और पीसफुल रहता है। जब भी आपको लगे ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दो। तो फिर चाहे वो आपका वर्किंग डेस्क हो या फिर घर का लिविंग रूम या फिर फ्लावर्स, आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग के बादल छट गए और आपके थॉट्स क्लियर हो गए। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा दलदल है जिसमें फंस कर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं और बिना एक्शन के लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं आती। हमारा माइंड ही है जिसने हमें इस प्लेनेट पर राज करने की ताकत दी। लेकिन आज ये देख कर बहुत अफसोस होता है कि यही माइंड आज हमें अपना गुलाम बना रहा है। सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी है, केवल अपने थॉट्स के कारण। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।